हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगाई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स को। तो बेसिकली निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स जो है ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 60% म्यूचुअल फंड्स को बीट करता है, बट 40% म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं कर पाता है। तो उसका प्राइमरी रीजन है कि इस 50 स्टॉक्स का जो बास्केट है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स के अंदर, इसमें से 20-25 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और 20-25 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो लगातार होते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली मिड कैप 50 इंडेक्स अंडर परफॉर्मेंस करता है। तो हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली वो जो 15-20 स्टॉक्स है जो मिड कैप 50 के अंदर के सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट करने वाले और चीता या घोड़ा जो है उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने वाली स्ट्रेटेजी है। तो ये स्ट्रेटेजी जो है इस तरीके की है कि आप मल्टीबैगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि मल्टीबैगर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली स्मॉल कैप में से मिड कैप का पार्ट बनते हैं और मिड कैप से फिर लार्ज कैप का पार्ट बनते हैं। तो मिड कैप 50 के अंदर ऑब्वियसली वो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आते हैं, राइट। तो वो स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे बन के आते हैं और जो लूजर्स होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, या जो थोड़े बहुत लूजर्स निकल के आ भी जाते हैं उनको हम जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी है। तो थोड़ा सा डिटेल लेवल पे मैंने इसको अगस्त 21 में भी बनाया था वीडियो, उस वीडियो के अंदर भी बताया था और आज भी मैं ये वीडियो में थोड़ा सा उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो हमारे अगस्त 21 में जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसका परफॉर्मेंस देखेंगे और करंट जो निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर रिसेंट चेंजेस हुए मार्च क्वार्टर में, तो यहाँ पे किस तरीके के स्टॉक्स पिक हुए, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी के अंदर कौन से स्टॉक्स एंटर किए हैं और कौन से स्टॉक्स एग्जिट किए, ये सारा डिटेल लेवल पे समझेंगे। और ये वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी लर्निंग भी मिलेगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है धंधो इन्वेस्टर की बुक पे आधारित है। ये बेसिकली क्या है कि हेड्स आई विन टेल आई डोंट लूज मच, ये फिलोसॉफी पे ये स्ट्रेटेजी है। तो ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यूनिवर्स ऑफ निफ्टी का जो ऐसे तो ऑलमोस्ट 5000 कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, बट निफ्टी 500 जो सबसे इंटरेस्टिंग कंपनीज है या सबसे बड़ी मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज है, इसमें से टॉप 100 जो है उसे हम लार्ज कैप कहते हैं। उसके बाद की जो 150 कंपनीज है उसको मिड कैप कंपनीज कहते हैं और उसके बाद की जो 250 कंपनीज है उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये निफ्टी मिड कैप 50 को टारगेट करती है। तो कैसा रहता है कि आपके जो मल्टीबैगर्स होते हैं वो या तो वो स्मॉल कैप रहेंगे या फिर माइक्रो कैप कंपनीज होती है, फिर स्मॉल कैप बनती है, फिर मिड कैप पे आती है। मिड कैप में जब आती है तो वो पहले मिड कैप 100 के अंदर पार्ट बनती है और उसके बाद उससे मार्केट कैप इंक्रीज होता है तो मिड कैप 50 में जंप होती है, फिर मिड कैप 50 से जंप के वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनती है और उसके बाद निफ्टी 50 का पार्ट बनती है। तो ये जो बेसिकली ये जो जर्नी है एक मल्टीबैगर की इस तरीके की होती है, या फिर वो बेसिकली जब वो पब्लिक मार्केट में जब लिस्ट होती है तब भी वो इतनी बड़ी होती है कि वो सीधा निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट बने इंस्टेड ऑफ एनी अदर मार्केट कैप। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली एटलीस्ट उन कंपनीज को टारगेट करती है जो फर्स्ट टाइम निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट बनती है फ्रॉम इधर मिड कैप 100 से, या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 50 से जंप करके निफ्टी मिड कैप 100 का पार्ट बने एंड देन मिड कैप 50, या फिर सीधा लिस्टेड हो तो अपने आप में निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर ही वो आईपीओ के बाद जो है इस इंडेक्स का पार्ट बन जाए। तो उन स्टॉक्स को ये टारगेट करती है और उसमें से जो मल्टीबैगर्स होते हैं वो आपको अच्छे रिटर्न्स भी बना के देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनीज जो है बेसिकली निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट बनते हैं तो वो निफ्टी मिड कैप 100 के थ्रू भी पार्ट बन सकते हैं, या फिर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जो लगार्ड्स होते हैं जो इंडेक्स का पेस के साथ ग्रो नहीं कर पाते वो भी निफ्टी मिड कैप 50 में एंटर कर जाते हैं। और वही निफ्टी मिड कैप 50 से कोई कंपनी अगर एग्जिट करती है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से निफ्टी नेक्स्ट 50 में जंप कर जाती है, यानी प्रमोशन हो जाए, या फिर निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स के पेस में भी ग्रो नहीं कर पाती तो वो उस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स से बाहर हो जाती है, निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर पार्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली ओवरऑल स्टॉक्स का मूवमेंट है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या करेगी, हमारी स्ट्रेटेजी निफ्टी मिड कैप 50 में उन स्टॉक्स को पिक करेगी, यानी जो 50 कंपनी है उनमें से सिर्फ और सिर्फ वो कंपनीज को पिक करेगी जो निफ्टी मिड कैप 100 से आए हैं, या फिर वो निफ्टी मिड कैप 50 में हमेशा से पार्ट रहे हैं यानी सिंस देयर आईपीओ, या फिर वो बेसिकली वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में पहले पार्ट रह चुके हैं, या फिर निफ्टी 50 से निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी मिड कैप 50 में है। तो इस तरीके के अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अपने को नहीं चाहिए। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली फर्स्ट टाइम एंटर्स ऑफ मिड कैप 50 के को ही कंसीडर करती है। फर्स्ट टाइम, आई रिपीट फर्स्ट टाइम, यानी लेट्स से 2012 में वो निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट थे, 2015 में वो 2016 में वो निफ्टी मिड कैप 50 से निकल गए एंड देन अगेन 2019 या 20 में अगर वो वापस मिड कैप 50 में आएंगे तो उसको हम हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। दिस शुड बी द फर्स्ट टाइम निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर वो पार्ट बने, उन्हीं को इज्जत मिलेगी, उन्हीं पे भरोसा किया जाएगा और उन्हीं को हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स कहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप जो लूजर्स है उसको अगर आप निकाल दो ना तो आपके रिटर्न्स जो है बहुत अच्छे बनते हैं। और कोई भी इंडेक्स को एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें जो लगार्ड्स है उनको निकालना होता है, तो ये स्ट्रेटेजी वैसे लगार्ड्स को निकाल देती है। तो ये जो 50 में से जो एफिशिएंट और कंसिस्टेंट स्टॉक्स है उसको हम होल्ड ऑन करेंगे, और जो इसमें से अच्छे परफॉर्मेंस होंगे जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनेंगे फ्यूचर में उसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर ट्रैक करेंगे। हालांकि वो रिटर्न्स तो हमें ही मिलेंगे बट उनको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर ट्रैक करेंगे, हम मिड कैप 50 के अंदर ट्रैक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर पास्ट में भी दिखाऊं तो किस तरीके के मल्टीबैगर्स हमें मिले स्ट्रेटेजी में, तो टाइटन जो 2004 में मिड कैप 50 का पार्ट बना था एंड सिंस देन इट इज ईदर पार्ट ऑफ मिड कैप 50 का पार्ट था, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 का और फिर उसके बाद निफ्टी 50 का भी रिसेंटली पार्ट
पार्ट बनाए थे। तो इसने ओवरऑल रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट 43% के XIR पे रिटर्न बनाए। उसके बाद जो UPL जो 2013 में इस इंडेक्स का पार्ट बना था 900% का वेल्थ बना के दिया है इसने सिंस 2013। और उसके बाद बर्जर पेंट्स 2017 में इस इंडेक्स का पार्ट बना था 311% के रिटर्न बना के दिए। उसके बाद हेवेल्स जो 2013 का पार्ट बना था इस इंडेक्स का, और सिंस देन इट हैज गिवन 990%, ऑलमोस्ट 11x हुआ है इन लास्ट 9 ईयर्स। तो ये मल्टीपल मल्टीबैगर्स है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस है जो 2013 में इस इंडेक्स का पार्ट बना था। रिसेंटली ये निफ्टी नेक्स्ट 50 से ये बाहर निकले, बट नेवरदलेस इसने ऑलमोस्ट 900% एब्सोल्यूट रिटर्न्स बना के दिए हैं सिंस 2013। देन इन्फो एज 2019 में इस इंडेक्स का पार्ट बना था, 239% के रिटर्न्स बना के दिए। उसके बाद मुथूट फाइनेंस जो है 2017 में इस इंडेक्स का पार्ट बना था। पेज इंडस्ट्रीज 2016 में इसका पार्ट बना था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस तरीके के मल्टीपल मल्टीबैगर्स जो है इस इंडेक्स का पार्ट बने थे, और इस तरीके से हम मल्टीपल मल्टीबैगर्स जो है इस स्ट्रेटेजी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर मैंने डिटेल लेवल पर वीडियो भी बनाया था अगस्त 2021 में, हालांकि पब्लिश हुआ था सितंबर 2021 में। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें मैंने दिखाया भी था उस टाइम पे जो स्टॉक्स थे वो जब भी वो एंटर किए थे इस इंडेक्स में, वहां से लेके उसने XIR लेवल पे किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं सिंस दे बिकेम पार्ट ऑफ दैट इंडेक्स। तो इस इंडेक्स से जब वो पार्ट बने तब से लेके अगस्त 2021 तक के कैसे रिटर्न्स थे, तो ऑलमोस्ट 28% के रिटर्न्स बना के दिए। और ये जो 28% है ये डिविडेंड को इंक्लूड करके नहीं, डिविडेंड को आप ले लोगे तो ऑलमोस्ट 29%। मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 30% के CAGR बनते हैं इस तरीके की स्ट्रेटेजी से। और जो अगस्त में हमारा इस इंडेक्स के पार्ट थे उसका थोड़ा परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 27 अगस्त को हमने जो वीडियो बनाया था तब से लेके 1 अप्रैल यानी अभी की डेट, तो ये जो ऑलमोस्ट 7-8 मंथ है इसमें किस तरह के परफॉर्मेंस रहे। तो यही स्मॉल फाइनेंस ने ऑलमोस्ट 0% के रिटर्न दिए, अमराजा ने -21%, बालकृष्ण ने -6.8% के रिटर्न दिए, चोलामंडलम जो है 37% के रिटर्न दिए। और अब जो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन गया। तो अगेन लाइक आई टेल यू कि ये बेसिकली इंडेक्स को अपने आप में आइडेंटिफाई कर देता है कि मल्टीपैगर्स जो है वो इंडेक्स का पार्ट बनते हैं। अब ये चोलामंडलम की मैं बात करूं तो चोलामंडलम पहले निफ्टी मिड कैप 50 का पार्ट बना, अब ये अपग्रेड होकर निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हो गया। तो हम उसे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर ट्रैक करेंगे। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर सिमिलरली मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो वो वीडियो इसके बाद आ जाएगा। तो उसके बाद कोफोर्ज की बात करें तो ये -11% के रिटर्न दिए है लास्ट 7 मंथ्स में। गोडेस प्रॉपर्टी ने 16% के रिटर्न दिए, IRCTC ने 54% के रिटर्न दिए हैं, महानगर ने जो है -28% के, मुन्नापुरम ने -24% के, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस ने -23% के, माइंड्री ने जो है ऑलमोस्ट 21% के रिटर्न बना के दिए, RBL बैंक ने -14% के रिटर्न बना के दिए। RBL की मैं बात करूं तो ये इंडेक्स के बाहर निफ्टी मिड कैप 50 से इस रिव्यू में बाहर निकल गया है। तो इस तरीके से जो लगार्ड्स है ये हमें जो लगार्ड्स होते हैं वे अपने आप बाहर निकल जाते हैं, और जो विनर्स होते हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे SRF जो है ये हमारा विनर है और ये 43% के रिटर्न बना के दिया है लास्ट 6-7 मंथ्स में। और उसके बाद ये जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन गया। तो अब इसे हम बेसिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर ट्रैक करेंगे। जो रैमको सीमेंट ने -20% और वोल्टास ने 31% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो ये जो बेसिकली माइंड्री है या फिर SRF है या फिर वोल्टास है ये हमारे मल्टीबैगर्स है सिंस 2016 और 2014। तो ये जो बेसिकली मल्टीपल मल्टीबैगर्स बनाने की जो बात मैं कहता हूँ ये बेसिकली स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज लगेगी कि एग्जांपल के तौर पे अमराजा ने -21% के रिटर्न बना के दिए, बट अमराजा को ये स्ट्रेटेजी बेसिकली 2016 से होल्ड करती है। तो क्या ये वाकई में बहुत अच्छा बहुत गंदे रिटर्न दिए? तो -42% के रिटर्न दिए सिंस 2016। उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या क्या स्टॉक्स है। तो कोफोर्ज जो है इसने -11% के रिटर्न बना के दिए, बट ये 120 में इस बास्केट का पार्ट बना था। और यहाँ पे देखे तो 146% के रिटर्न दिए सिंस इट बिकेम पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको -11% दिख सकते हैं, बट ओवरऑल इसने पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए। उसके बाद महानगर की बात करें तो -28% के रिटर्न बना के दिए हैं सिंस इंडेक्स का ये पार्ट बना था 2019 में, बट ओवरऑल सिंस 2019 इसने ऑलमोस्ट 4.6% के रिटर्न बना के दिए। जो आपके लूजर्स है वो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं करा के देते। उसके बाद मन्नापुरम की बात करें तो सिंस 2019 इसने 1.5% के रिटर्न बना के दिया। हालांकि रिसेंट 7 मंथ्स पे इसने नेगेटिव रिटर्न बना के दिए, बट सिंस इट बिकेम पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी तो इसने पॉजिटिव रिटर्न ही बना के दिए। और ये जो मैं कहता हूँ कि लूजर्स जैसे कि लूजर्स है अमराजा है या फिर इवन महानगर है, मन्नापुरम फाइनेंस है, मैक्स फाइनेंशियल है या फिर रैमको सीमेंट है, ये जो अंडर परफॉर्मेंस या लूजर्स है इन्होंने बहुत ज्यादा गंदे नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिया। हालांकि अमराजा का फिर भी कह सकते हो -42% के रिटर्न है, बट आप अगर आपके एक या दो स्टॉक्स जो इस तरह के रिटर्न्स दे भी दे, बट आपके जो मल्टीपैगर्स है वो आपको 10 टाइम्स 15 टाइम्स का वेल्थ क्रिएट करके देंगे, तो ओवरऑल जो आपके 30% के CAGR बिल्कुल निकल के आते हैं। और यहाँ पे मैं अगर रिसेंट 7-6 मंथ्स के रिटर्न्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर भी करूं, और यहाँ पे अगर मैं आपको इसके 6.26% के रिटर्न्स है सिंस अगस्त 27 और 1 अप्रैल, तो ये जो रिटर्न है 6.26% किस तरीके के परफॉर्मेंस इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्सिस मिड कैप जो मिड कैप के कैटेगरी के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फंड माना जाता है, 2.63% के रिटर्न दिए। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड अगेन मिड कैप के अंदर एक डिसेंट फंड है, इसने 6.4% के रिटर्न दिए। और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 6.23% के रिटर्न दिए। इनके कंपेरिजन में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न दिए हैं या फिर बेटर रिटर्न दिए हैं। तो ये बताता है कि स्ट्रेटेजी कितनी एफिशिएंट है, और सबसे अच्छे परफॉर्मिंग मिड कैप फंड को भी ये मोस्ट ऑफ द फंड को ये बीट करता है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको एक नहीं दो नहीं मल्टीपल मल्टीबैगर्स बना के देती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं इसके हिसाब से भी रिव्यू कर लेते हैं स्ट्रेटेजी को।
तो 1 अप्रैल के हिसाब से ये देखें तो यहाँ पे कितने स्टॉक्स होते हैं, ये 50 स्टॉक्स होते हैं। ये जो 50 स्टॉक्स है इसमें से हम मार्क कर लेते हैं जो निफ्टी 100 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन चुके हैं पास्ट में। तो ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 50 के पार्ट बन चुके हैं, पास्ट में बने थे, जैसे कि एबीबी इंडिया है, ये 2019 में जो है ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर से एक्सक्लूड हुआ था। क्यों एक्सक्लूड हुआ? क्योंकि इसने उस इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया, यानी ये टॉप परफॉर्मर नहीं है। तो अगर टॉप परफॉर्मर नहीं है तो हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं कंसिडर करेंगे। तो सिमिलरली जितने भी ये कंपनीज है ये कभी ना कभी निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 का पार्ट बने थे। तो ये जो कंपनीज है ये टोटल 28 स्टॉक्स है, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये हालांकि अभी करेंटली मिड कैप 50 के अंदर पार्ट है, बट क्योंकि ये पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 50 के अंदर पार्ट थे और अंडर परफॉर्म किया, तो अंडर परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए। तो ये जो 28 स्टॉक्स है इसको हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो है ये 28 स्टॉक्स निकालने के बाद जो एग्जांपल के तौर पे निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर भी ये पार्ट थे, वैसे स्टॉक्स को भी कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि एम्फैसिस, तो एम्फैसिस कोई एक टाइम पे ये मिड कैप 50 का पार्ट था, फिर 2012 में ये मिड कैप 50 में से बाहर निकला एंड अगेन ये मिड कैप 50 में वापस आया। तो क्योंकि ये वापस आया तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये फर्स्ट टाइम अगर एंटर किया होता तो इसे कंसिडर करते, तो इन स्टॉक्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये कितने हो जाते हैं? ये हमारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लेके यूबीएल ये ऑलमोस्ट 7 स्टॉक्स हो जाते हैं। तो 28 वो और 7 ये टोटल 35 स्टॉक्स जो है इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो 35 स्टॉक्स को हमने बाहर निकाल दिया, इसके बाद हमारे सबसे फास्ट मूविंग और सबसे चीता वाले जो स्टॉक्स है उनको हम कंसिडर करेंगे। तो ये जो 15 स्टॉक्स है इनको हम कंसिडर करेंगे। तो ये 15 स्टॉक्स में से हो जाता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरती इंडस्ट्रीज, एल्केम लैब्स, एस्ट्रल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गुजरात गैस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आईआरसीटीसी, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, रैमको सीमेंट, ट्रेंड और वोल्टास। तो ये जो 15 स्टॉक्स है इसे मैं कहता हूँ मिड कैप 50 के अंदर के सबसे मल्टीबैगर पोटेंशियल वाले स्टॉक्स। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी से आपको इन्वेस्टमेंट का देखना चाहिए। अगर आपको ये जो स्ट्रेटेजी है इंटरेस्टिंग लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपना अप्रिशिएशन जरूर दीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन भी मिले। और यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदर जो लाइक्स और कमेंट्स इसी के आधारित पे बेसिकली यूट्यूब कोई भी चैनल को रेकमेंड करता है दूसरे व्यूअर्स को। तो कमेंट सेक्शन में अपना जो भी व्यू है वो जरूर शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।